तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज से क्लास में आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का जो एग्जाम होने वाला है साइंस का। क्लास टेंथ का जो एग्जाम होने वाला है साइंस का, उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाया हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से। तो आपको एग्जाम में जब बैठिएगा आप, तो कुल आपको समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट का। और कुल अंकों की संख्या रहेगी 80। ठीक है, 80 नंबर का आपको एग्जाम होगी एक सेंटर पर वहां, और 20 नंबर की आपको जो प्रैक्टिकल होती है। तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव हम लोग चालू करते हैं। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, 1 AM बराबर होता है। 1 AM बराबर क्या होता है? तो 1 AM बराबर जो होता है वो होता है, 1 AM बराबर होता है 10 के पावर -3। 10 के पावर -3 होता है। 1 AM बराबर जो होता है वो 10 के पावर -3 होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो डीजल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो डीजल जो है उसका उपयोग होता है भारी वाहनों में। ठीक है, भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युतीय उत्पादन में। ठीक है, ये तीनों के तीनों सही हैं। डीजल का उपयोग कहाँ होते हैं? तो भारी वाहनों में होते हैं, रेल के इंजनों में होते हैं, विद्युतीय उत्पादन में होते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आज के क्लास में मैं आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो पहले जो ऑनलाइन स्टडी साथी के नाम से चैनल चलाता था, मतलब चलता था, उस चैनल चैनल थोड़ा डिलीट हो चुका है। तो हम लोग नए चैनल खोले हैं उसी ऑनलाइन स्टडी के साथी के नाम से। तो चलिए सेकंड नंबर मेरा थर्ड क्वेश्चन है, सौर सेल सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतरित करते हैं। सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतरित करते हैं। तो कौन करते हैं? पहला हमारे पास ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में, दूसरा है गतिज ऊर्जा में, तीसरा है ताप ऊर्जा में, या फिर विद्युतीय ऊर्जा में। तो सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतरित कौन करते हैं? तो सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतरित करते हैं विद्युतीय ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विद्युतीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, सोने का परमाणु संख्या कितनी होती है? सोने का जो परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोने का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है 29। ठीक है, 29 जो कि ये नहीं होंगे, और 79 ये भी नहीं होंगे, और 39 ये भी नहीं होंगे। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन होंगे? तो सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोने की जो परमाणु संख्या होती है वो 79 होती है। ठीक है, 79 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करती है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करती है? तो पहले जानेंगे कि ऑक्सीकरण की क्रिया कौन कौन करती है। तो दहन दहन जो होती है ये करती है। ठीक है, श्वसन ये भी करती है, और भोजन का पाचन ये भी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करती है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं करती है? तो वो होती है अवक्षेपण। ठीक है, अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो होती है कितनी? तो वो होती है 2। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। हमारे पास 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर ए था 1, बी था 0, सी था 3। तो कितना ऑक्सीजन की संयोजकता होती है? तो 2, ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा जो होते हैं उसके जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम। याद रखें, 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है,
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक जो होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है इथेनोइक अम्ल, दूसरा है साइट्रिक अम्ल, तीसरा है मिथेनोइक अम्ल, या चौथा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो चींटी के डंक जो होते हैं उनमें कौन से अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो पाया जाता है वो होते हैं मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है ए है एपिडर्मिस, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है जाइलम, या चौथा है बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। तो हम क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संवहन उत्तक है? तो संवहन उत्तक कौन है? तो ये फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों के दोनों संवहन उत्तक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ जो होता है वो उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? हमारे पास पहला ऑप्शन है प्रसरण, दूसरा है विसरण, तीसरा है अवशोषण, या चौथा है निष्कासन, निष्कासन द्वारा। ठीक है, चौथा है निष्कासन द्वारा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ जो उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन जो करता है वो करता है प्रसरण द्वारा, प्रसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पहला हमारे पास ऑप्शन है अग्राशय, दूसरा अंडाशय, तीसरा एंट्रिनल, या फिर यकृत, या फिर यकृत। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यकृत। ऑप्शन नंबर डी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का जो है वो संतुलन कौन बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर दो क्रेनियम, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, या ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रम। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता कौन है? तो यहाँ पे सेरिबेलम होगा। ठीक है, सेरिबेलम होगा, सेरिब्रम नहीं मारना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। ये आपको नहीं मानना है, ऑप्शन नंबर डी नहीं मानना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं मानना है, इसमें सेरिबेलम मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शरीर परिवर्तन का कारण, किशोरावस्था में होने वाले शरीर के परिवर्तन के कारण। पहला हमारे पास ऑप्शन है स्टेटो एस्ट्रोन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा है थायरोक्सिन, या फिर डी ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों। तो किशोरावस्था में होने वाले शरीर के परिवर्तन का कारण कौन है? तो शरीर के परिवर्तन का कारण जो है वो है टेस्टोरोजन, ठीक है, टेस्टोरॉन या फिर एस्ट्रोजन। ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये दोनों के दोनों शरीर के परिवर्तन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा, इसीलिए इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में जो होते हैं वो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? पहला ऑप्शन है उत्तक, दूसरा है कोशिका, तीसरा है पदार्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त क्या है? तो रक्त जो होता है वो होता है उत्तक, तरल सोजी उत्तक। रक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? तरल सोजी उत्तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जीन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि जीन शब्द ने किसने प्रस्तुत किया, जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? किस पदार्थ का
उपयोग होता है? तो विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए ना नरम लोहा, ऑप्शन नंबर सी नरम लोहा का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नरम लोहा का उपयोग होता है। विद्युतीय चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है? नरम लोहा का उपयोग होता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार पर विद्युतीय धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो गतिशील कण क्या होते हैं? जब किसी चालक तार पर विद्युतीय धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो गतिशील कण जो होते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ठीक है, ओम का नियम है तो ओम का नियम इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो ओम के नियम जो होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर ए, भी बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर ए, भी बराबर आई आर। तो आपको एग्जाम में ना ओम के नियम तथा इसको सत्यापित करें, ये आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिव में पूछेंगे कि ओम के नियम क्या है तथा इसको सत्यापित करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब मैं बताऊंगा वो सब्जेक्टिव का बनाऊंगा और उसके बाद मतलब उस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा सब्जेक्टिव का। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है, क्या होता है विभवांतर का एसआई मात्रक? तो होता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो मतलब कैसा होता है? तो आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युतीय बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है ना वो बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। आप इससे पहले जो मेरा जो चैनल था ऑनलाइन स्टडी साथी, ये डिलीट हो चुका है, उसमें आप उस चैनल के माध्यम से आप तैयारी करते होंगे तो मैं अभी तक इस सारे ऑब्जेक्टिव में उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, रियो स्टेट का उद्देश्य क्या था? रियो स्टेट का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो धारा के रियो स्टेट का उद्देश्य जो था वो धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में वृद्धि। ठीक है, धारा के परिमाण में वृद्धि। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था? तो धारा के परिमाण में वृद्धि। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है विद्युतीय आवेश का ऐसा मात्रक होता है। विद्युतीय आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युतीय आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है कूलम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कूलम। विद्युतीय आवेश का ऐसा मात्रक होता है वो होता है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है श्वसन में अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? तो वो होते हैं श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन होते हैं? तो वो होते हैं CO2 और H2O, ऑप्शन नंबर ए CO2 और H2O, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए CO2 और H2O। 26 नंबर क्वेश्चन है दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? इनामेल। ठीक है, इनामेल, दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होती है? तो मानव आहार नाल के जो सबसे लंबा भाग होते हैं वो होते हैं हमारी छोटी आंत। ठीक है, वो होती है छोटी आंत, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। तो इस वीडियो में आपको पूरे के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो आपके साइंस में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें ताकि आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने में या फिर बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण जो होते हैं वो निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण जो होते हैं वो परागकोश के अंदर बनते हैं। ठीक है, परागकण जो होते हैं परागकोश के अंदर बनते हैं। तो परागकोश क्या होते हैं? तो परागकोश एक नर जनन अंग होते हैं। ठीक है, परागकोश जो एक नर जनन अंग होते हैं। तो परागकोश के अंदर पराग का निर्माण परागकण कहलाता है। ठीक है, परागकोश के अंदर पराग का निर्माण परागकण कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चलनी नलिकाएं पाई जाती है। चलनी नलिकाएं जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो चलनी नलिकाएं पाई जाती है कहाँ पे? तो ये पाई जाती है जाइलम में। ठीक है, चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो जाइलम में, ऑप्शन नंबर बी जाइलम में। चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी जाइलम में।
30 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? आरबीसी जो होता है उसका जीवन काल जो होता है कितना दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 यानी कि 120 दिन का होता है। ठीक है जी, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर जो है उसकी सबसे लंबी कोशिका होती है वो होते हैं न्यूरॉन। याद रखें, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु जो होता है वो निषेचित कहाँ होता है? तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो अंडाणु निषेचित जो होता है वो होता है फ्लोपियन नली में। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? फ्लोपियन नली में। यानी कहने का मतलब होता है कि अंड अंड जो है, जैसे अंडाशय के अंदर अंड का निर्माण होता है, तो वो 12 से 14 दिन तक, 12 से 14वें दिन वो फ्लोपियन नली में जाता है जहां उनका निषेचन होता है। ठीक है, वहां उनका निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद कोई स्पर्म मिलता है तो एग और स्पर्म मिलके एक शिशु का जन्म देते हैं, और कोई स्पर्म नहीं मिलता है अंडाणु में तो वो गर्भाशय में आके और बाहर निकल जाते हैं खून के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, नामांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? नामांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो नामांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, कहने का मतलब है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन नहीं है वो कौन है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं होते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होते हैं वो पादप हार्मोन नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? तो पुंकेसर, पुंकेसर जो होता है नर प्रजनन अंग है। और ये अंडाशय जो होता है ये जो है स्त्री जनन अंग है। ठीक है, अंडाशय स्त्री जनन अंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन किसमें नहीं होता है? तो पहले जान लीजिए कि द्विखंड में किसमें होता है। ठीक है, जब ऐसे समझना है तो पहले समझ लीजिए कि द्विखंडन किसमें होता है। तो अमीबा, अमीबा में भी द्विखंडन होता है। ठीक है, पैरामीशियम इसमें भी द्विखंडन होता है, यूग्लिना में भी द्विखंडन होता है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट, ईस्ट जो होता है इसमें द्विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? तो वो होता है सूर्य का प्रकाश। और क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उत्पादक। ठीक है, हरे पौधे जो कहलाते हैं वो होते हैं उत्पादक, हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो वो होते हैं 23। ठीक है, 23 जोड़े, 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आपको मारना है 46। ठीक है, उसमें मारना है आपको 46। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है स्टेट्रोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर ए स्टेट्रोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 41 नंबर, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम लोग धातु। ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाए, कहने का मतलब कि कोई तत्व है उसको त्याग, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे धातु। ऑप्शन नंबर बी धातु। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, लोहा का जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनीकरण, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर सी होता है गैल्वेनीकरण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो कौन इसका सहसंयोजी यौगिक है? तो CH4, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी CH4। CH4 जो होते हैं वो सहसंयोजी यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आभूषण बनाने वाले सोने होते हैं, आभूषण बनाने वाले सोने होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? पहला है 24 कैरेट, 16 कैरेट, 15 कैरेट, ठीक है, और ये 22 कैरेट। तो आभूषण बनाने वाले सोने जो होते हैं वो होते हैं 22 कैरेट के, ठीक है। आभूषण बनाने वाले सोने जो होते हैं वो होते हैं 22 कैरेट के। आभूषण बनाने वाले सोने जो होते हैं वो होते हैं 22 कैरेट के। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 22 कैरेट। और पूछे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने 24 कैरेट का होता है? तो वो होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है 24 कैरेट का। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नए नए वीडियो आपको मिलती रहेगी, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व नहीं है? निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व नहीं है? तो उत्कृष्ट तत्व कौन नहीं है? तो वो है ऑर्गन। ऑर्गन जो है वो उत्कृष्ट तत्व नहीं है, ठीक है, ऑर्गन जो है वो उत्कृष्ट तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गन, ऑर्गन जो है उत्कृष्ट तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तांबा एवं टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कांस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कांस, ऑप्शन नंबर ए कांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ H2O कहने का मतलब 1/2, 1/2 H2O, 1/2, 1/2 H2O, ठीक है, 1/2 H2O, हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार जो है वो आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं, ठीक है, लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो वो लवण बनाते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaO, CaO, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी CaO। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो भस्म निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी NaCl, ऑप्शन नंबर बी NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। जस्ता का अयस्क कौन है? जस्ता का अयस्क कौन है? जस्ता का अयस्क जो होता है वो कौन है? तो जस्ता का अयस्क जो होता है वो जिंक ब्लेड होता है, ठीक है, जस्ता का अयस्क जो होता है जिंक ब्लेड होता है। जस्ता का अयस्क जो होता है जिंक होता है, जिंक ब्लेड होता है, करेगा जौ से जस्ता, जौ से जिंक ब्लेड, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपको क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का है, ठीक है, क्लास 10th का आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, ठीक है, क्लास 10th का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, साइंस, ठीक है, साइंस, तो ध्यान दें। नेक्स्ट हमारा है सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन एक क्या है? तो सिलिकॉन जो है वो क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो सिलिकॉन जो होता है वो होता है उपधातु, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सिलिकॉन जो क्या है? तो सिलिकॉन जो होता है उपधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? एल्कोहल में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो एल्कोहल में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो वो होते हैं, पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो एल्कोहल में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो वो होते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, एल्कोहल में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम
क्या है? तो मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो है वो है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल। 55वां क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है, पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन ऑक्साइड तथा जल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो हम जानते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल में। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो इस चैनल में तो इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 57 नंबर क्वेश्चन है, तैलीय कागज होते हैं। तैलीय कागज जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो तैलीय कागज जो होते हैं वो होते हैं पराभाषक। ठीक है, पराभाषक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो वो कौन सा होती है? तो वो होती है मात्रक मीन। आपको पता हो ही गा होगा क्योंकि मैंने आप वीडियो में बताया हुआ हूँ कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के ऐसा मात्रक जो होता है वो मात्रहीन होता है। ठीक है, मात्रहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यमों क्या होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। ऑप्शन नंबर ए कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2। विद्युतीय का अच्छा चालक है। विद्युतीय का अच्छा चालक है, तो विद्युतीय का अच्छा चालक कौन सा होता है? तो वो होता है चांदी। ठीक है, चांदी। ऑप्शन नंबर डी चांदी। विद्युतीय का अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड क्या बना होता है? तो वो होता है क्या बनाता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बनाता है? तो जस्ता का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जस्ता का। नेक्स्ट हमारा 1 जूल का मान होता है। 1 जूल जो होता है उसका कितना मान होता है? तो 1 जूल का मान जो होता है वो होता है 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेलों में क्या होती है? तो वनस्पति तेलों में जो होती है वो होती है लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेन में कितने समवैवी संभव है? ब्यूटेन में कितने समवैवी संभव है? तो ब्यूटेन में कितने समवैवी संभव है? तो 3 संभव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 3 संभव है। ब्यूटेन में कितने समवैवी संभव है? तो 3। मेंडलीफ ने आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ में आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन नंबर 68। अमोनिया में अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात कितनी है? तो वो होते हैं 1:3। अमोनिया NH3। ठीक है, NH3। तो इसका 3 और इसका 1 तो हो गया ना? हो गया 1:3। ठीक है, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव कौन होते हैं? तो वो होते हैं इथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी इथेनॉल। नेक्स्ट है
सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो होता है एसेटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी एसेटिक अम्ल। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिए हैं होंगे, और नहीं देखे तो फिर दोबारा देखें, क्योंकि इस वीडियो के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो आपके मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।